हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। क्लास 12वीं का वो टॉपिक आ चुका है जिसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक कहते हैं। क्लास 12वीं के अंदर जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर व्यष्टि के लिए हमने पिछली ही वीडियो में बात कर दिया था, तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। लेकिन इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो सारा टॉपिक हम लेकर के इस वीडियो के अंदर हाजिर हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है 2025 में जिन बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि व्यष्टि के लिए हमने पहले ही आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। अब यहां पर देखिएगा, राष्ट्रीय आय, यहां से कहानी शुरू हो जाती है 5वें चैप्टर का, या फिर कह लीजिए क्या कि समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। तो समष्टि अर्थशास्त्र का यह पहला चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सारा खजाना आपको इस वाले चैप्टर के अंदर मिलता है। सबसे पहले यहां पर देखो, चैप्टर का नाम राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े लिखा गया है, लेकिन ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में चैप्टर का नाम दिया हुआ है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से इस चैप्टर का नाम दिया जाता है। आपको सिर्फ एक टर्म पकड़ना है, वो क्या है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय वाला अपना ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसको, यानी कि अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। देखिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, आपको जानना होगा कि आखिर अंतिम वस्तु होता क्या है। देखिए, अंतिम वस्तु आमतौर पर उन वस्तुओं को कहते हैं जो पूरी तरीके से बनकर के तैयार है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के सीमा रेखा से बाहर निकल चुका है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है? ऐसी वस्तु जो अभी भी उत्पादन सीमा रेखा के भीतर है, जिसमें और भी उत्पादन की प्रक्रिया होना बाकी है। बात समझ गए? अब देखिए, दूसरा टॉपिक है यहां पर वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो। आखिर ये होता क्या है? देखिए, जब देश के अंदर हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, राष्ट्रीय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं, और दो क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं या सेवाओं का या फिर संसाधनों का लेन देन हो रहा होता है, तब हम उसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह। लेकिन अगर दो क्षेत्रों के बीच में वास्तविक प्रवाह ना होकर के, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह ना होकर के वस्तुओं और सेवाओं के बदले मुद्रा का जो है वो लेन देन हो रहा है, तो मौद्रिक प्रवाह, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। और अगर वस्तु और सेवा का प्रवाह मुद्रा के द्वारा होने लगा, तब हम उसको कहेंगे मौद्रिक प्रवाह। जैसे कि दुकानदार से हमने सामान खरीदा, कॉपी लिया, ठीक है, अब उसके बदले में हम पैसे चुकाएंगे। तो जब हमने कॉपी लिया, तो दुकानदार और मेरे बीच में किस तरह का जो है वो हस्तांतरण हुआ है, किस तरह का लेन देन हुआ है? तो आप कहोगे वास्तविक प्रवाह हुआ है, रियल फ्लो हुआ है। क्योंकि दुकानदार से हमने क्या लिया है? अभी वस्तु, तो ये क्या है? वास्तविक प्रवाह। अब दुकानदार को हम पैसे भी देंगे, तो ये पैसा क्या हो जाएगा? फिर मौद्रिक प्रवाह। बात समझ आ गई है? अब देखो, यहां पर अगला कंसेप्ट क्या है? समावेश और छिद्र। ये भी बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। समावेश कहने का मतलब होता है इंजेक्शन, यानी कि देश के अंदर में किसी भी तरीके से अगर निवेश की प्रक्रिया ज्यादा हो गई, निवेश बढ़ गया, तो इसकी वजह से रोजगार का सृजन होता है, देश में उत्पादन स्तर बढ़ते हैं, देश पर सकारात्मक असर देखा जाता है, तो हम इसे समावेश कहते हैं। लेकिन छिद्र क्या है? छिद्र कहने का मतलब अपने देश का जो पैसा है वो किन्हीं ना किन्हीं वजहों से लीकेज हो रहा है, बाहर जा रहा पैसा, या फिर कह लीजिए कि अपने ही देश के लोग पैसा सिर्फ बचत करके रख रहे हैं, वो कहीं किसी काम का हो नहीं पा रहा है, निवेश नहीं हो पा रहा है, बचत है। तो यहां पर आप समझोगे बचत भी एक तरह का क्या है? छिद्र है। लेकिन जो हम लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी तरह का खर्च करते हैं, ये हमारे लिए देश का क्या है? समावेश है, यानी कि इंजेक्शन है। क्लियर हो गई कंसेप्ट? अब देखो, यहां पर चौथा टॉपिक हम आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जहां हम ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में कैसे पैसा जो है चक्कर काटता है ना। विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब समष्टिगत स्तर पर हम लोग अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र जानते हैं, 3 नहीं 4। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म, तीसरा सरकार, और चौथा शेष विश्व।
ये चार जो क्षेत्र होते हैं इनके बीच में ही ये जो पैसा है अपना वो चक्कर काटते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो उसी चक्रीय प्रवाह से संबंधित आपको कंसेप्ट हल करने हैं। द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह जहां पर आप घरेलू क्षेत्र और फर्म को लेकर के बात करते हैं। त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह जहां घरेलू क्षेत्र, फर्म और साथ साथ में सरकार रहती है। ये द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह आपको जरूर से जरूर करने हैं। इसके अलावा चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह भी होता है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वहां से सवाल नहीं आमतौर पर किया जाता, आमतौर पर नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। जनरली मैं आपको कह रहा हूं द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय को आप अपने अनुसार देख लेना, तैयारी कर लेना। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्रीय ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखोगे सबसे अंतिम में आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, और उसके साथ में अभी एक लेटेस्ट कंसेप्ट आ गया है, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन जीएनपी। तो इस कंसेप्ट को भी जरूर आप देख लीजिएगा कि ग्रीन जीएनपी का आखिर मतलब क्या है। देखिए, जब हम देश की तरक्की कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हम पर्यावरणीय संसाधनों का भी विशेष ख्याल रख करके देश की तरक्की करेंगे, ऐसी जीएनपी हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख लेना, इस कंसेप्ट को पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। इसमें आप देख रहे होगे कि सबसे ज्यादा जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो डिफरेंशिएट 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 से लिया है, तो यहां से सवाल आपको जरूर किए जाते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है यह है मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हमारे वास्तविक जीवन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या होता है, मतलब आपको इस टॉपिक से सारे कंटेंट कवर करने होंगे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, जैसे विनिमय का माध्यम होना, ठीक है, मूल्य का संचय होना, है ना, मूल्य का मापक होना, ये सब सारे कार्य आपको पढ़ने होंगे, यानी कि मुद्रा के कार्य पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये देख लेना आपकी मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखोगे मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या होता है? देश के अंदर में कितना पैसा चलन में है, इसको मापने के लिए चार अलग अलग तकनीक इस्तेमाल किया गया, M1, M2, M3, M4, जहां से आपको एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो ये मुद्रा की पूर्ति से संबंधित सवाल जरूर कर लेना। उसके अलावा व्यवसायिक बैंक क्या है और उनके कौन कौन से काम हैं। व्यवसायिक बैंक कहने का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक, जो कि लाभ के मकसद से काम करती है, अपने फायदे के लिए काम करती है। तो ऐसा बैंक जो कि आपके आसपास में देखोगे, आपका जहां पर बैंक अकाउंट है वही तो है व्यवसायिक बैंक दरअसल, है ना, क्योंकि वो लाभ के मकसद से अपने ग्राहकों को कई सारी सेवाएं देता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखोगे उन्हीं व्यवसायिक बैंकों के कार्यों को लिखना है। ठीक है, जैसे जनता से जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, तो इस तरह के कार्य होते हैं व्यवसायिक बैंक का। ठीक है, इसके अलावा डेबिट कार्ड वगैरह भी जो होता है, एटीएम कार्ड होता है, वो व्यवसायिक बैंकों के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट जो होता है व्यवसायिक बैंक ही जारी करता है। तो ये सारे कार्य जो है आपको उल्लेख करने हैं। इसके अलावा देश का एक केंद्रीय बैंक भी होता है। केंद्रीय बैंक कहने का मतलब है सभी व्यवसायिक बैंकों का बैंक, सरकार का मुखिया या फिर कह लीजिए सरकार का सलाहकार। ठीक है, तो ये देखोगे केंद्रीय बैंक का जो है वो कार्य आपको पढ़ना है कि क्या क्या इसका काम होता है। जैसे नोटों का निर्गमन करना, यानी कि करेंसी नोट छापना, किसका काम है? केंद्रीय बैंक का। बैंकों का बैंक होना, यानी कि आसपास में जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं उन सभी बैंकों पर यह निगरानी रखता है। ठीक है, ये सरकार का बैंक है, आम जनता का बैंक नहीं है, लेकिन ये आम जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। इसके अलावा देश में कितना पैसा चलन में रहेगा, देश में कितना पैसा चलन में रहेगा, इसका भी पूरी तरीके से निगरानी या पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, सारा काम जो है वो केंद्रीय बैंक का ही होता है। ठीक है, तो इसके मौद्रिक नीति को भी आप पढ़ोगे, जिसके अंदर आप ये देखोगे, सबसे अंत में आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय बैंक का जो साख नियंत्रण विधियां है ये कौन कौन सी है। तो इसके अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक दो तरीके से जो है विधियां अपनाई जाती है, जिसके जरिए पूरे देश को नियंत्रित कर लिया जाता है कि पूरे देश में कितना पैसा चलन में रहेगा। ठीक है, तो इस सारे कंसेप्ट को आप यहां से कवर करोगे। अब जब यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर रहे होगे ना कि साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपको कुछ टर्म छोटे छोटे सुनने को मिलेगा, जैसे कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो इसी के अंदर हैं। ठीक है, आसानी से जाकर के आप कर सकते हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहां पर तीनों के तीनों जो शुरुआत में हैं ये
सॉरी तीनों के तीनों जो अंत में हैं, जैसे कि व्यवसायिक बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण विधियां, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा जो मुद्रा के कार्य है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इन सारे टॉपिक को आप जाकर के आसानी से धीरे धीरे करके कवर करो, अभी सही समय है, सही मौका है, ज्यादा मेहनत नहीं लगाना है, बस धीरे धीरे करके सारे काम कर लेने हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए, अगला चैप्टर क्या है? अगले चैप्टर का नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या आपने कभी महंगाई के बारे में सुना है? इन्फ्लेशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए अंग्रेजी में, लेकिन हम इसे महंगाई ही कहते हैं, ठीक है, इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये सारा खजाना आपको किस चैप्टर में मिलेगा? यहां पर मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा समग्र मांग, जिसे हम सामूहिक मांग कहते हैं, यानी कि पूरे देश का मांग। क्योंकि पूरे देश में रहने वाले लोग अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहे होते हैं, इसीलिए हम इकाइयों में नहीं बता सकते, तो हम किस में बताते हैं? खर्चे के तौर पर बताते हैं कि आखिर देश के अंदर में कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। तो यहां पर हम खर्चे को बता करके जो है पूरे देश का मांग पता करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कह रहे हैं क्या? उपभोग फलन और बचत फलन। उपभोग फलन कहने का मतलब है जो कुछ भी हम लोग उपभोग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, वो हमारा आता कहां से है? हमारी आमदनी में से। तो इसका मतलब कंजम्पशन फंक्शन हम लोग ऐसे जानते हैं कि कंजम्पशन जो है वो फंक्शन किसका है? इनकम का, यानी कि उपभोग खर्च आय पर निर्भर करता है। उसी तरीके से बचत की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, ये सेविंग भी किस पर निर्भर करता है? तो ये भी हमारी आमदनी पर निर्भर करता है। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर करने होंगे, ठीक है ना। यहीं पर आप देख लेना कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ठीक है, प्रेरित उपभोग क्या होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी यहीं से कर लेना। चलिए आगे की बात करते हैं, ये देखो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल है, ध्यान रखोगे। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलते हैं एमपीसी, और एमपीसी और साथ साथ में क्या है? गुणक। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं गुणक को के से। गुणक को कैसे लिखा जाता है? के से लिखा जाता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये देखोगे अगला, स्वायत्त निवेश, जो कि सरकार ऐसा आमतौर पर निवेश करती है जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सरकार ऐसा निवेश जो है वो जन कल्याण की भावना के साथ करती है, लाभ कमाने के मकसद से नहीं करती। लेकिन कुछ निवेश ऐसे भी होते हैं जो कि लाभ कमाने के मकसद से किए जाते हैं, इसे बोलते हैं प्रेरित निवेश। तो स्वायत्त निवेश क्या है, प्रेरित निवेश क्या है, डायग्रामेटिक सहित देख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, आधिक्य मांग, जिसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं या फिर बहुल मांग की स्थिति कहते हैं, ये दरअसल है क्या? देखो हर एक देश का अपना उत्पादन क्षमता है और उसी के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई देश के अंदर में किया जाता है। लेकिन अगर जितना पूर्ति या फिर जितना सप्लाई वस्तुओं और सेवाओं का किया गया एक देश के अंदर एक वर्ष के अंदर, अगर उसकी तुलना में उस वर्ष में कहीं मांग बहुत ज्यादा हो जाए तो आप क्या कहोगे? एक्सेस डिमांड है, यानी कि बहुल मांग की स्थिति है, आधिक्य मांग की स्थिति है, एक्सेस डिमांड है। अब ऐसी अवस्था में वस्तुएं महंगी होने लगती है, और अगर लगातार वस्तुओं का दाम धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, हम दरअसल इसे इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, महंगाई के नाम से जानते हैं। तो यह सारा खजाना आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर जब आप आधिक्य मांगों को पढ़ रहे होगे ना, तो आपको एक समस्या के तौर पर दिखाई दे रहा है कि भैया देश में तो वस्तुएं महंगी हो गई, महंगाई आ गया, तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दो नीतियां होती है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। सो वही कंसेप्ट यहां पर है। देखो मौद्रिक नीति जो है वो क्या होता है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार की गई नीति, और दूसरा है राजकोषीय नीति। राज मतलब सरकार, मतलब कि सरकार के द्वारा जो नीतियां तय की जाती है। अब सरकार जो है नीति कैसे तय करती है? करारोपण से संबंधित, यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी लेकर के आती है कि किन वस्तुओं पर कितने टैक्स लगाने हैं, किन लोगों पर कितने टैक्स लगाने हैं, इनकम टैक्स का रेट क्या रहेगा, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या रहेगा। तो ये सब सारा जो है वो राजकोषीय नीति का अंग है, हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मौद्रिक नीति के अंदर आप पढ़ते हैं बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब सारे कंसेप्ट आपको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब अगले चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। यह चैप्टर देखो हमारी लाइफ के अंदर में जब हम बात करते हैं कि नहीं सर हमें जो है ना वो अपने देश की जानकारी तो होनी चाहिए, ताकि सरकारें क्या कर रही है हमारे लिए, क्या नीतियां बना रही है, क्या योजनाएं लेकर के आ रही है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो देखो इसके लिए छोटे छोटे टर्म्स सबसे पहले क्लियर करना होता है, तभी आप जाकर के सरकार की बजट को समझ पाओगे।
सरकार कहेगी कि हमने जो है वो राजस्व घाटा इतना उठाया है। अब इसका मतलब क्या समझोगे आप? बात समझ रहे हो ना? मतलब छोटे छोटे टर्म्स आपके क्लियर होना चाहिए। आप एक जागरूक नागरिक बनिए और इसके लिए जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सरकार आखिर बजट बनाती क्यों है, बजट बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही में यहां पर देखोगे सरकार जब अपना बजट तैयार कर रही होती है ना, तो कुछ खर्चे ऐसा करती है जिससे कि जन कल्याण तो होता है लेकिन सरकार को कोई प्रत्यक्ष आमदनी नहीं होती, तो यहां पर हम लोग उसको बोलते हैं राजस्व व्यय। जैसे कि सरकार ने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सड़कें तैयार करी, है ना, ग्रामीण सड़कें, तो ये सब सारा जो है वो राजस्व खर्च के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखोगे राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, सरकार को कुछ राजस्व मिलते हैं, कुछ रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब ये टैक्स भी हो सकता है, नॉन टैक्स भी हो सकता है। सर ये नॉन टैक्स का मतलब क्या है? देखो गैर कर उसे कहा जाता है हिंदी में, लेकिन यहां पर आप मुख्य तौर पर फीस और फाइन को शामिल करिए। मतलब गलती करेंगे तभी आपको देना पड़ेगा, या फिर सरकार की सेवाएं लेना है तभी नॉन टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है, यानी कि कानूनन तौर पर कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आपके ऊपर लगाया गया है तो आपको भरना ही होगा। बात समझ पाए? तो यहां पर कर और गैर कर दो तरह के होते हैं राजस्व प्राप्तियां, ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंसेप्ट क्या है, पूंजीगत बजट। अब देखिए सरकार ना लंबे समय को ध्यान में रख करके, मतलब दीर्घकालिक सोच के साथ बजट तैयार करती है कि अगले 5-10 साल में हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार कुछ पैसे खर्च करती है और वो सारा खर्चा कहां लिखा जाता है? पूंजीगत बजट के अंदर। समझ पाए? मतलब लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। उसमें ही आप देखोगे पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? सरकार ने कुछ पैसे वहां पर खर्च किए होंगे, निवेश किए होंगे, तब जाकर के सरकार को कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है प्राप्त होने का। ऐसी प्राप्तियां जो होती है पूंजीगत प्राप्तियां होती है, धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ये धीरे धीरे प्राप्त होते रहता है सरकार को। ठीक है, चलो आगे देखोगे यहां पर राजस्व घाटा के अलावा आपको देखना होगा कि आखिर प्राथमिक घाटा क्या है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या है, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखोगे। और सबसे अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर टैक्स है क्या। टैक्स कहते किसको हैं? कर का मतलब क्या है, कर कितने तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। ठीक है, ये दोनों तरह की जो है खासियत आपको जाननी होगी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए अब एक जो है पॉइंट यहां पर मैं आपको और भी नोट करके दे देता हूं, जो कि मुझे अभी जो है वो दिख रहा है कि ये शायद क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। देखिए देश के अंदर में जब लोगों की आमदनी बढ़ रही होती है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहता है कि टैक्स तो बढ़ा ही सकते हैं भाई, तो ऐसे मामले में हम लोग कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है ना, तो आइए आगे समझते हैं अगले चैप्टर को। अब सबसे अंतिम चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है भुगतान संतुलन एवं अर्थव्यवस्था। बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम चैप्टर है, ध्यान दोगे। जब हम दूसरे देशों के साथ लेन देन किया करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा कहां होगा? कहीं तो लिखा जाएगा ना कि दूसरे देशों के साथ क्या आपने लेन देन करा है, तो ये सारी चीजों को लिखा जाता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत। यहां पर दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के मदों को शामिल किया जाता है, चाहे तो विजिबल आइटम हो या फिर इनविजिबल आइटम हो। सर विजिबल आइटम का मतलब क्या है? देखिए दृश्य मद कह रहे हैं, मतलब जो दिखने वाली वस्तु है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो यहां पर कह रहे हैं क्या कि दिखने वाली वस्तुएं भी शामिल होगी और ना दिखने वाली वस्तुएं भी शामिल होगी। अब ये ना दिखने वाली वस्तु कहने का मतलब क्या है भैया? देखो यहां पर इसको हम लोग कहते हैं सेवाएं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों तरह की जो है मदों को कहां पर लिखा जाएगा? भुगतान संतुलन के अंदर, कि कौन कौन सी चीजों का आयात या निर्यात किया गया। अगर कुछ चीजें हमने दूसरे देश से खरीदा है तो हमारे देश का पैसा बाहर गया तो इसे नेगेटिव दिखाया जाएगा, और किसी देश को अगर हमने सामान बेचा है, निर्यात किया है, तो वहां से पैसे प्राप्त होंगे, इसको पॉजिटिव लिखा जाता है, ध्यान रखोगे। इसी तरीके से है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन के अंतर्गत में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दृश्य मदों को यानी कि विजिबल आइटम को शामिल करते हैं, मतलब सिर्फ दिखने वाली चीजों को ही यहां पर व्यापार किया जाएगा। तो इसलिए भुगतान संतुलन के अंदर दिखने वाली और ना दिखने वाली दोनों तरह की मदें रहेगी।
व्यापार संतुलन के अंदर केवल दिखने वाली मदों को शामिल किया जाता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। बिकता मतलब व्यापार होता है। जो दिखने वाली वस्तुओं का व्यापार होता है तो ये व्यापार संतुलन के अंदर रहेगा। ठीक है ना। अब आइए, अब जानते हैं कि एक देश का जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी के साथ कैसे लेन देन किया जाता है। $1 की कीमत कैसे 84 रुपए तक पहुंच गई है। ये सारे कंटेंट आपको जो है कहां से समझने को मिलता है, विदेशी विनिमय दर के अंदर, यानी कि कैसे $1 का कीमत 84 रुपए तय हो गया है। बात समझ आई। इसके अलावा यहां देखोगे लोचशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, लोचशील कहने का मतलब है कि सरकार इसको किसी तरीके से नियंत्रित नहीं कर रही है, यह पूर्णतः मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बाजार में यहां पर विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की पूर्ति, इन सारी चीजों से तय हो जाता है क्या हमारा, तो विदेशी विनिमय दर। ठीक है। तो लोचशील विनिमय दर कहने का मतलब है वह विनिमय दर जो कि बाजार शक्तियां यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद है पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे टॉपिक को हमने मेंशन कर दिया है। अब बात आती है, सर कहां से कैसे तैयारी होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, एक एक करके बात बताने वाला हूं आपको। कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर में जाना है, वहां पर सर्च करना है अपना कंटेंट। ठीक है, यानी कि आप तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लाइव टैब देख सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वन शॉट पूरे चैप्टर के अंदर में जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, सभी चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिल जाएंगे कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर। तो जाकर के चेकआउट करो और वहां से देखो कि कौन सी चीजें आपने कवर कर लिया है पहले ही, कौन सी चीजें बाकी है ना। कहते हैं थोड़ा सा तैयारी हो चुका है, थोड़ा है बाकी। तो वही जो चीजें रह गई है, जिसमें आप कमजोर पड़ रहे हैं, उन चीजों को एनालाइज करिए। अभी सही मौका है अपनी तैयारी को बेस्ट करने का। ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर में, किसी भी तरीके से अगर किसी भी बात में डाउट आ रहा है, उसके ऊपर में वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे टैब में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर चैट के अंदर में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ना। मिलते फिर से अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही। जय हिंद।